Hello everyone. Today we are going to discuss about electric dipole. 12th फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी सिंपल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस. इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अरेंजमेंट. इन दिस अरेंजमेंट देयर विल बी टू चार्जेस. In electric dipole there are two charges. Both charges are equal and opposite. Both charges are equal and opposite, and these two charges are separated by very small separation, by small distance. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, हमेशा दो चार्ज होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -q and +q. These are two charges and these two charges are same in magnitude and opposite in nature. These two charges are separated by very small distance. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये कंडीशन है. दिस इज नेसेसरी कंडीशन. दिस इज नेसेसरी कंडीशन दैट द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस मस्ट बी वेरी स्मॉल. अगर दो चार्ज के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, 1 मीटर, 2 मीटर, फ्यू सेंटीमीटर, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट विल बी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं. देयर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. बोथ चार्जेस देयर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर शुड बी अपोजिट. नेचर शुड बी अपोजिट एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस मस्ट बी वेरी स्मॉल. इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ few mm और few micrometer, even few micrometer. Okay, so this arrangement is known as electric dipole. अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने पास ये है, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है. ओके, अब ये जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज ए लाइन विच ज्वाइन -q एंड +q. ए लाइन विच ज्वाइन -q एंड +q. This line is known as axis of dipole. So what is axis of dipole? It is a line which join both charges, which join both charges. Now this is the midpoint. This is a point which lies in the middle of both charges. C is a midpoint of both charges, and this point is known as center of dipole. This point is known as center of dipole. So what is center of dipole? It is a midpoint of the both charges, or it is a midpoint of the dipole. Okay, and this point always act as a reference point. इस पॉइंट को हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे. रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे. इट मीन्स जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जितनी भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, वो इस पॉइंट से ही मेजर करेंगे. तो ये पॉइंट हमारे लिए एज ए ओरिजिन और एज ए रेफरेंस पॉइंट इसको हम मानेंगे. ठीक है, अब देखो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल. दिस प्लेन, दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज ए प्लेन. दिस प्लेन विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल. This is a plane which is perpendicular to the axis of dipole and passes through the center of dipole. This plane is known as equatorial plane. This plane is known as equatorial plane. This is equatorial plane. जो equatorial plane है, equatorial plane में एक बहुत ही यूनिक चीज़ ये है कि इस प्लेन के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, इस प्लेन के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो वो पॉइंट हमेशा दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा. वो पॉइंट हमेशा क्या करेगा, दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा. ठीक है, तो इस प्लेन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे. इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये है कि वो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है. अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, कोई पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उस पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे
इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर क्या होता है? दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसको P से डिनोट करेंगे। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। ठीक है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास क्या होता है? उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑफ डाइपोल मोमेंट बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई? इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। अब देखो ये दोनों चार्ज हैं -q + q, इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, ये देखो इसकी जो पोजीशन है ना -q की, यहाँ से मेजर करेंगे। कहाँ से? C से, क्योंकि C क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट है। तो पोजीशन कहाँ से मेजर करेंगे? C से। इसकी जो पोजीशन है C से वो A डिस्टेंस पे है, A। तो दिस इज डिस्टेंस A, दिस इज A, एंड ये पॉइंट तो बीच में लाई करता है दोनों के। तो ये जो डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगी आपकी? दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो A। तो दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है? 2A, 2 टाइम्स ऑफ A। तो जो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है डाइपोल मोमेंट का, उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? आप सिंपली इसको P से लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया डाइपोल मोमेंट का। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करेंगे? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन हम लेंगे, वो डायरेक्शन हमेशा हम क्या लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टेकन टू बी ऑलवेज फ्रॉम -q to +q, -q to +q। दिस इज ए कन्वेंशन, दिस इज ए कन्वेंशन। ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा ले लिया, ऐसा क्यों ले लिया हमने, बस हमने ऐसा एक ट्रेंड चला रखा है, हम इसको इस तरीके से ही हमने अज्यूम कर रखा है। दिस इज ए कन्वेंशन। सो दिस इज ए कन्वेंशन दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ऑलवेज फ्रॉम -q to +q। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो व्हाट इज SI यूनिट? SI यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे देखो Q की SI यूनिट क्या होती है? कुलाम एंड 2A, दिस इज सेपरेशन, कुलाम मीटर। सो दिस इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन विच देयर आर 2 equal and opposite charge are separated by a small distance, separated by a small distance. This arrangement is known as electric dipole. Now there is a line, this line which join -q and +q. This line is known as axis of dipole, axis of dipole. And the midpoint of both charges, this midpoint is known as center of dipole. And this point always
ट्रीटेड एज ए ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, सारे डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करते हैं। नाउ दिस इज ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये वो प्लेन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लेनी है आपको, और पास कहाँ से होगी, एक्सिस पास कहाँ से होगी, डाइपोल के सेंटर से होगी। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। एंड इस प्लेन में क्या खास चीज़ है, जितने भी पॉइंट हैं इस प्लेन के अंदर, ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल दूरी पे हैं दोनों चार्जेस से, माइनस क्यू से भी प्लस क्यू से भी। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, उसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज। आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज। नाउ ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इट इज़ ए कन्वेंशन, इट इज़ ए कन्वेंशन दैट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। हमेशा क्या लेनी है आपको, माइनस क्यू से प्लस क्यू लेनी है। इसके बाद देखो हम यहाँ पे आगे क्या स्टडी करेंगे, इसमें हमें पढ़ना है इसके बाद कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें डिफरेंट पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट केस हम करेंगे, फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सबसे पहले एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। किस पॉइंट के ऊपर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल। तो एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। नाउ सपोज जो पॉइंट है आपका वो मान लिया कि यहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर है, एक्सियल पॉइंट है ना, तो कहाँ पे लाई करेगा, एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, P पॉइंट है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो इसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वो कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर से मेजर करेंगे। तो ये जो पोजीशन है इस पॉइंट की, जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की सेंटर से, दिस इज x। तो ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन दे रखी है सेंटर से x पोजीशन पे है। ये जो डिस्टेंस है ये a है और ये भी आपकी a डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज a एंड दिस इज a। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू की वजह से भी होगा और प्लस क्यू की वजह से भी होगा, माइनस क्यू की वजह से भी होगा और प्लस क्यू की वजह से भी होगा। तो माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाल लो, प्लस क्यू की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर लो, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। तो हम क्या कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कोई भी चीज़ अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती है तो उसमें क्या कर देते हैं, सभी को ऐड कर देंगे तो नेट आ जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स में करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे, तब भी हम ऐसा ही करते थे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट्स वाई वी कैन ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्ज, सो वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, लेट E1 vector and E2 vector, E1 vector and E2 vector are electric field at point P, at point P due to minus Q and plus Q respectively। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और प्लस क्यू की वजह से है E2, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड और टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1 की, तो दिस इज E1। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन है, E1 है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। नाउ E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ये किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू द प्लस क्यू, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, E1 E2 की डायरेक्शन को डायग्राम में इंडिकेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये मान लो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज रखा है Q, कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, आपको इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड जो था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके बराबर था, कैसे निकाला था, K इनटू जो चार्ज जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, KQ अपॉन पॉइंट की जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालते हैं मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 विल बी इक्वल टू K स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ से माइनस q से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस इज x एंड दिस इज a, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x बाई a, x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और E2 निकालेंगे एंड E2 किसके बराबर हो जाएगा, K Q किसकी वजह से है, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज कितना है Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज x एंड दिस इज a, सो दिस विल बी x माइनस a, ये किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस a के बराबर हो जाएगी। तो ये होगी हमारी x माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप में हमने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जस्ट आपको सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करेंगे, E1 और E2 को जोड़ेंगे। तो E1 और E2 को ऐड कैसे करेंगे, देखो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसका क्या कर दो, सम कर दो, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अब एक बार आप ये देख लो कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, E1 का या E2 का। ऊपर वाली टर्म तो दोनों में सेम है, नीचे
इस ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में x माइनस ए, इट इज लेस देन दैट दिस टर्म x प्लस ए। तो ये छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1, E2 बड़ा होगा E1 से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किधर बचेगा, वो E2 के अलोंग बचेगा, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा किसके अलोंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा E2 के अलोंग, ठीक है। या अगर आप मैथमेटिकली नहीं देखना चाहते तो फिजिक्स बता देगी आपको कौन बड़ा है। फिजिक्स कैसे बताएगी, देखो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E1 तो है इस चार्ज की वजह से और E2 है इस चार्ज की वजह से। चार्ज तो दोनों सेम है, लेकिन सेपरेशन यहाँ से ज़्यादा है, सेपरेशन ज़्यादा है पॉइंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कम होगा, और इसकी सेपरेशन कम है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा E2 है, E1 कम है, तो नेट बचेगा आपका E2 के अलोंग। तो अगर दोनों अपोजिट में हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E नेट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट, या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, जो E2 की डायरेक्शन है, क्योंकि ये बड़ा है तो जो E2 की डायरेक्शन है वही ई नेट की डायरेक्शन होगी। और E2 की डायरेक्शन क्या है, E2 की डायरेक्शन है राइट वर्ड, टुवर्ड्स राइट, या ये कह सकते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज डायरेक्शन। अब E2 और E1 का मैग्नीट्यूड आपके पास है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो के क्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आएगा, ये पूरा एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये सोल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या टर्म बचेगी, यहाँ पे ये पूरी टर्म आ जाएगी और यहाँ पे माइनस में ये टर्म आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस 2x माइनस 4xa, नोट 2xa माइनस 4x, तो यहाँ पे ये टर्म बचेगी, ठीक है, माइनस 4xa ये टर्म बचेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर इसको आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो हेलो, हाँ, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें देखो के को एज इट इज रहने दो, के क्यू, ये क्यू हो गया हमारा, और इसमें इसको 4a को देखो, इसमें से 2 को मैंने आगे निकाल दिया, 4a में से 2 को आगे निकाल दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a, दिस इज 2a और इनटू x, ये टर्म बचेगी हमारे ऊपर, ठीक है। नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब इसमें इसको देखो 2k, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस टर्म को लिख सकता हूँ मैं p, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू 2k, ये 2k हो गया, ये p हो गया आपका, p इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और पूरे का
होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट है, एक्चुअल मतलब बिल्कुल एक्यूरेट विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। अगर इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या ले सकते हैं, हमेशा क्या होता है, ये जो सेपरेशन होती है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, x जो होता है वो बहुत बड़ा होता है a से, ठीक है। अगर ये अजम्पशन यहाँ पे लगाएंगे तो जो a स्क्वायर है x स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, x स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना a स्क्वायर से, तो इस a स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो अप्रोक्सीमेशन अगर लेंगे, इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये किसके बराबर आएगा, 2k p अपॉन, यहाँ पे x है और यहाँ पे x की 4 आ जाएगी, तो x1 यहाँ पे है, x4 यहाँ पे है, तो नीचे x क्यूब बचेगा, x क्यूब, ठीक है। और डायरेक्शन क्या थी इसकी, ई नेट की डायरेक्शन क्या थी, -q से +q, डायरेक्शन क्या थी, -q से +q, तो -q से +q डायरेक्शन थी, और -q से +q डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया था, -q से +q, तो यहाँ पे -q से +q है, तो आप यहाँ पे p के ऊपर वेक्टर लगा दो, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो 2kp अपॉन x क्यूब आ गया था ना, बस डायरेक्शन के लिए क्या कर दिया, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है वही किसकी है, ई नेट की है, क्योंकि ई नेट की डायरेक्शन क्या थी, -q से +q, और p की डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, -q से +q। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनल। अप्रोक्सीमेशन के बाद तो ये है, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन जो एक्यूरेट है, एक्चुअल है, वो ये है, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन आप हमेशा ले सकते हो, क्योंकि डाइपोल के केस में जो सेपरेशन होती है वो हमेशा बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।